Dear students, in this part, lecture 8 of the series, we will discuss balance Wheatstone bridge. Okay? तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा एक कंडीशन है, ऐसा बन जाए तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी सर्किट सॉल्व करना इजी हो जाता है. इट इज़ सिंपल ए कंडीशन. ओके, पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आपके सारे पूछे जाते हैं, बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है. तो सिंपल सा डिस्कशन देखो, आपने यहाँ पे टोटल 5 कैपेसिटर लिए, एक C1, C2, C3, C4, C5, है ना. अच्छा, पहली बात, क्या C1, C3 आपस में सीरीज़ में है? नहीं सर. C1, C3 सीरीज़ में होते अगर C5 नहीं होता. C5 कुछ चार्ज का शेयर लेगा, तो C1, C3 में चार्ज सेम नहीं है तो सीरीज़ में नहीं है. सिमिलरली C2, C4 भी सीरीज़ में नहीं है. क्या C1, C2 पैरेलल में है? नो डाउट इनकी एक प्लेट A से कनेक्ट है, पर C1 की दूसरी प्लेट X है और C2 की दूसरी प्लेट Y से कनेक्ट है. अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्ट होते तो भी बात बन जाती, दोनों पैरेलल में बनते. तो इन दिस सिनेरियो कोई भी सीरीज़ पैरेलल में नहीं है. पर जो मैंने बोला कि आपकी कंडीशन बनती है ना, अगर ऐसा बन जाए तो सर्किट ईजी हो जाता है. कंडीशन क्या है? इफ़ C1/C2 इक्वल टू C3/C4. अगर दो कैपेसिटर आपने लिए, ये साइड वाले हैं, C1 और C2 का जो भी रेशियो, जैसे मान लो अगर ये X है तो ये X है तो ये NX हो, ये Y हो तो ये NY हो. सर इनका रेशियो अगर सेम हो, यहाँ रेशियो 1:n, यहाँ रेशियो 1:n. इफ़ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, देन ये जो दो पॉइंट आपने लिए, नोड जो आ रहे हैं, एक X नोड और ये Y नोड, अगर C1/C2 C3/C4 सेम होगा तो श्योरली X और Y का पोटेंशियल सेम होगा. अच्छा, X और Y का पोटेंशियल सेम होने से फ़ायदा और क्या मिला? सर जी सीधी सी बात है, देयर विल बी नो चार्ज ऑन C5. भाई चार्ज कोई बॉडी कितना लेती है कैप्चर, तो C इंटू डेल्टा भी आता है. जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम, तो C इंटू 0 हो गया. सर C5 पे चार्ज नहीं आएगा. ओके, तो अगर C5 चार्ज नहीं लेगा तो फिर आप बहुत शांति से बोल सकते हो सर जी देखो ऐसा, फिर C1, C3 सीरीज़ में आ गया. C5 चार्ज नहीं लेगा, C2, C4 सीरीज़ में आ गया. C1, C3 से मान लेता हूँ कितना बनता है C. C2, C4 से कितना बनता है C प्राइम. तो जो C आएगा ऊपर वाली ब्रांच का और नीचे वाली ब्रांच का C प्राइम, इस ब्रांच का C और इस ब्रांच का C प्राइम, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. सर्किट इजीली सॉल्व हो गया. पर आप बस ये बनाइए कि इस तरह का सवाल आए तो आपका ये रेशियो बनना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बन जाएगा. अब बात आती है इसका, अगर मैं प्रूफ आपसे पूछूं जो आपसे स्कूल में बोर्ड में पूछा जाएगा, तो भाई मैंने क्या करा यहाँ पे अच्छे से देखो. आपने वही पुराना, हमने हर जगह 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है. 1 वोल्ट की बैटरी जितना चार्ज देती है वो इस सर्किट का हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ना. अब देखो चार्ज क्यों आएगा, तो दोनों कैपेसिटर C1 और C2 कुछ चार्ज लेंगे. सर एक ने चार्ज Q1 ले लिया, एक ने चार्ज Q2 लिया. आगे जाके पता लगा C3 से चार्ज कितना आया, तो सर अगर प्लस होगा, ऐसे तो बोलते हैं इधर से चार्ज लिया और ये डिलीवर कर दिया. तो Q1 और Q2 जो चार्ज दिया था, जो इधर से Q3 Q4 लिया था, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा ना सर्किट का. तो Q1 प्लस Q2 जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे जो चार्ज आपने विड्रॉ किया, ये दोनों चार्ज सेम होंगे. लेकिन फिर से कैसे, अगर नोडल पॉइंट से देखो, नोडल एनालिसिस है. नोडल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैंने तुम्हें एक बात बोली, तुम्हारे पास फ्रीडम है. तुम सर्किट के एक पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये तुमने माना है कि ये 1 वोल्ट है, तो 0 से 1 वोल्ट का राइज मिलके इस पॉइंट का 1 वोल्ट पोटेंशियल आ गया. तो ये 0 तो ये 1, ये 5 तो ये 6, ये 6 तो ये 7, ये 8 तो ये 9. तो मायने तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही रखता है. अब जैसे 1 वोल्ट आ गया, ये जो नोड था इसका पोटेंशियल आप x और इसका पोटेंशियल y मान लीजिए. जब मैं इसका पोटेंशियल x और y मानता हूँ, तो ये जो मैंने रेड लाइन ली है, दिख रही है ना, ये देखो, ये जो आपने बच्चे रेड लाइन ली है, ये 3 प्लेट्स आपस में कनेक्ट करता हुआ एक लूप बन रहा है, दिख रहा है. ये तीनों प्लेट हवा में है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है. इन पे चार्ज इंडक्शन से आएगा, पर चार्ज बाहर से कहीं नहीं आएगा, तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए. सर चार्ज होगा कितना, तो मुझे बताइए. अगर इस कैपेसिटर की, पहले वाले कैपेसिटर की बात की जाए, दिख रहा है राउंड बनाया मैंने, पहले वाले कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटेंस कितना हुआ C1, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 1 - x, तो प्लस प्लेट लेगी C1 इंटू 1 - x,
पर तुम जो प्लेट ले रहे हो वो निगेटिव है, तो उसका चार्ज आ गया -C1 इंटू 1 - x। तो जो मेरा ये जो रेड वाला राउंड लगा था, रेड वाले राउंड के लिए मैंने यहाँ पर इस प्लेट की बात करी, कितना आ गया C1 इंटू 1 - x का निगेटिव। ये लग रहा है इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, तो C3 इंटू x - 0 प्लस चार्ज होगा, तो C3 इंटू x - 0, C1 इंटू 1 - x निगेटिव। और ये जो मेरे पास थर्ड प्लेट थी C5 कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस x - y, तो आपका C5 इंटू x - y, टोटल चार्ज 0। रेड के लूप के अंदर तीन प्लेट आपस में टोटल चार्ज 0 लेंगे। फिर बच्चे आपने क्या किया यहाँ पर, ना इन अदर केस जो आपने ऑरेंज लूप लिया उसके लिए देखो, तो फिर से तीन प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं। ये देखो तीन प्लेट हवा में हैं, जो चार्ज इन पे आएगा इंडक्शन के थ्रू आएगा, इनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुझे बताना C5 C4 पे कितना चार्ज होगा, तो C4 की पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा, C4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो C4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाली प्लेट जो आ रही बेटा निगेटिव होगा, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज कितना होगा, तो C2 इंटू इसका 1 और इसका y, तो कैप्शन C2 पोटेंशियल डिफरेंस 1y, तो C2 इंटू 1 - y आ गया विद निगेटिव चार्ज, तो -C2 1 - y। C4 का आपने y - 0 लिखा, और C5 का निगेटिव बोलो तो कितना होगा, सर C5 का ये प्लस माना था ना, तो उस पर चार्ज कितना था बोलो, C5 इंटू x - y। सामने वाले पे कितना होगा, माइनस, तो -C5 इंटू x - y, नेचर उल्टा होगा, तो ये आपने लिखा। तो अगर मैं मान लूँ, मैं फिर से बोल दूँ, अगर ऐसा हो जाए, मुझे नहीं पता किस कंडीशन में, अगर ऐसा हो गया x और y का पोटेंशियल मैं सेम मान लूँ, तो बच्चे x और y का पोटेंशियल सेम मानते, मेरे पास ये टर्म चला गया, मेरे पास C1 1 - x C3 x - 0 इक्वल टू 0 आ गया रिलेशन। और जहाँ y था वहाँ पे भी x लिखोगे, तो -C2 1 - y की जगह -C2 1 - x, C4 y की जगह C4 x, ऐसा आ गया। आप इसको शिफ्ट करिए तो बड़ा अच्छा सा रिलेशन, अगर आप इसको एक साइड लेके जाओगे C1 इंटू 1 - x, तो x डिवाइड 1 - x एक इक्वेशन से C1 बाई C3, और नेक्स्ट इक्वेशन से x डिवाइड 1 - x इक्वल टू C2 बाई C4। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे ये दो पोटेंशियल सेम होंगे, तो वो कह रहे हैं कि सर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा C1 बाई C3। पर बच्चे एक बात समझो, अगर C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4 है, तो C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 भी तो हो सकता था ना। इसको C2 को नीचे ले आओ, C3 को ऊपर ले जाओ, तो if x इक्वल टू y, they are saying if x इक्वल टू y, then C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। समझे ना, if x इक्वल टू y, then C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। ओके, they are saying कि अगर मेरे दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, तो C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 होगा। मैं कहता हूँ तुम इसको उल्टा पढ़ो कि अगर C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 हो जाता है, x इक्वल टू y होगा, और x इक्वल टू y का मतलब C5 पे चार्ज नहीं होगा। तो इट इज़ रेयर कॉम्बिनेशन, ऐसा हो जाए, ये एक चांस है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे। फिर से रिपीट करो, इफ़ C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, ये वाला कैप्शन C हो, ये वाला NC हो, ये वाला C प्राइम हो, ये वाला NC प्राइम हो, तो x और पाई का पोटेंशियल सेम होगा और C5 को चार्ज नहीं मिलेगा। क्लियर? If C1 by C2 equal to C3 by C4, then x equal to y and no charge on C5. Done? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ भाई, बढ़िया सा एक क्वेश्चन दिया था, A और B के बीच में आपने कुछ कैपेसिटर्स का ग्रुप लगाया। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का पहले दिन से एक ही बात चल रही है कि सर सीधी सी बात है, उस ग्रुप में अगर आप रिप्लेस करना चाहो सिंगल कैपेसिटर से, तो वो हमें देखना है। तो 6 और 3 12 और 6 हमें ये देखना पड़ेगा, जो हम रेयर कंडीशन मांग रहे हैं वो हमें मिल रही नहीं मिल रही। यस सर, हमारे सिनेरियो में जो आपने डिस्कस किया है उस सिनेरियो में अगर अच्छे से देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखिए, तो 6 और 3 का रेशियो और 12 और 6 का रेशियो, ये दोनों रेशियो सेम है। तो आपका जो 28 माइक्रोफराड वाला कैप्सूल है सर, ये अनचार्ज रहेगा, ये सर्किट में यूज़ नहीं होगा। तो टेक्निकली 6 और 12 किस में हो गए, सीरीज़ में। ठीक है, 6 और 12 से सीरीज़ में क्या मिलेगा, तो 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 12, बोलो 72 डिवाइड बाय 18, 4 माइक्रोफराड। ओके, तो ये जो मेरी ब्रांच है ऊपर वाली, ये पूरी ब्रांच आपकी 4 माइक्रोफराड की आ गई।
ओके, नेक्स्ट 3 और 6 किस में हो गए, लोअर ब्रांच में सीरीज में आ गए, तो सर 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिवाइड बाय 9 और 2 माइक्रोफैराड। तो टेक्निकली जो ब्रांच आई, अपर ब्रांच जो आपके पास आई वो 4 की आ गई, लोअर ब्रांच कितने के आ गए आपके पास 2 के आ गए। तो इफेक्टिव कैप्शंस बिटवीन ए एंड बी, अब 4 और 2 किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैप्शंस का आंसर पैरेलल में C1 प्लस C2 के अकॉर्डिंग 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। यू कैन रिप्लेस होल ब्रांच, ये पूरा जो ग्रुप है इसको आप सिंपली किससे रिप्लेस कर सकते हैं 6 माइक्रोफैराड से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया कि ये आपने 12 लिया, इसे 6 लिया, x लिया, 2 लिया, और शर्त ये लगा दी इफ़ देयर इज़ नो चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैराड, तुम इसे चार्जिंग देते हो और चार्जिंग देने के बाद आपका सिंपल से 8 माइक्रोफैराड पे चार्ज नहीं आता है, तो क्या होना चाहिए। तो सबको क्लियर है, अगर ये चार्ज नहीं ले रहा है तो मेरा रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो क्या हो गया, सिंपल सा बोलो सर, रेशियो 12 और 6 का। सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड Wheatstone bridge. Okay, 12 by 6 must be equal to x by 2 and x must be equal to 4. Okay, वैसे वैसा उल्टा ही बोल सकते थे, x 4 है तो 8 का चार्ज बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, से यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिया और मुझे फिर से बोला गया ये जो 2 पॉइंट ए और बी है इसके बीच में इफेक्टिव कैप्शंस बताइए। तो आपने कहा सर इस सर्किट को अगर ध्यान से देखो तो भाई ऐसा कर सकते हैं कि ये मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, इस पॉइंट को Q मान लूँ। तो सर्किट को एक बार रीड्रॉ करो, A पॉइंट से कितने कैप्सर कनेक्टेड है 4 और 8, ठीक है। A से आप ड्रॉ कर दीजिए, A से एक कैप्सर आपने 4 का ड्रॉ किया, A से एक कैप्सर आपने 8 का ड्रॉ किया। जो कैप्सर कनेक्ट हो रहे जाके 4 वाला जाके कनेक्ट हो रहा है P पे, तो इस पॉइंट को आपने P लिख दिया। सर ये जो 8 वाला है किससे कनेक्ट हो रहा है जाके Q से, तो आपने इसको Q लिख दिया। ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 8 आ गया। P और Q के बीच में एक कैप्सर आपने 5 का लगा दिया, ठीक है, डन। फिर बताओ Q से B पे जाना है, तो Q से B की जर्नी जब देखोगे तो उसके बीच में Q से B के बीच में एक कैप्सर कनेक्टेड है, कितने का 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और P से B के बीच में आपके पास कनेक्टेड है, बोलिए 2 माइक्रोफैराड का। क्लियर। ये जो आपका P और Q के बीच में था फिर से 5 लिखा। तो अब बताओ भाई सिंपल सा जो आपने डिस्कशन लिया है यहाँ पर A और B के बीच में, तो क्या आपका वो जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है 4:8, 1:2 रेशियो, 2:4, 1:2 रेशियो। तो नो डाउट 5 को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर से एक सिंपल से डिस्कशन आ गया, 4 और 2 मेरे सीरीज में आएंगे, 8 और 4 सीरीज में आएंगे, और 4 और 2 से जो आएगा मुझे नहीं पता, देखें C1 C2 तो आता है ना, तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2, ये जो वैल्यू आएगी पैरेलल में होगी किसके साथ 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 4। 4 इंटू 2 इज 8, सॉरी 8 डिवाइड बाय 6, 8 इंटू 4 32 डिवाइड बाय 12। ओके, ये टर्म आपके पैरेलल में है, दैट मीन्स ये C1 प्लस C2 के डिस्कशन पे आएगा। तो इक्विवेलेंट कैप्शंस हो गया 8/6, इसको चाहो तो 16/12 लिख दो, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना भाई। तो 44 डिवाइड बाय 12 और कट करोगे तो 4 की टेल में 11 डिवाइड बाय 3। दैट मीन्स ये पूरा जो डिस्कशन है ग्रुप है, आई कैन रिप्लेस होल ग्रुप बाय सिंपल 1 कैपेसिटर ऑफ 11/3 माइक्रोफैराड। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भाई मेरे पास फिर से एक बड़ा सा 3 जाम सा बना के दे दिया, बहुत सारे कैप्सर हैं, काउंट करो तो 1 2 3, काउंट करो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैप्सर का लगा दिया और मुझसे बोला कि भैया देखो सारे अनचार्ज है, ये नंबर जो है ना ये सब इनकी कैपेसिटी, नंबर्स रिप्रेजेंट कैपेसिटी इन माइक्रोफैराड, ऑल कैप्सर आर अनचार्ज, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय सेल आफ्टर द स्विच इज क्लोज। भाई स्विच क्लोज करने के बाद मेरे यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, भाई सबको पता है ये जो चार्ज देगा वो चार्ज कितना होगा। तो भाई देखो सोल्यूशन में अगर बात की जाए तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इक्वलेंट इंटू डेल्टा V।
बहुत चालाकी से उन्होंने भाई डेल्टा वी पूछा है बस। तो ये 12 वोल्ट का सेल कितना देगा चार्ज, तो सी इक्वलेंट 12 आएगा। सी इक्वलेंट किन दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये पॉइंट बच्चे मेरे पास ए और बी लिया आपने, है ना, ये ए और बी आ रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पॉइंट से डिसाइड होगा। तो आप अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको सर्किट दिख रहा है, पर अगर आप ठीक से देखो तो भाई ये जो आपने सर्किट लिया था, इस सर्किट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा ड्रॉ करें इससे अच्छा है हम नीचे इसको फिर से कट पेस्ट कर दें, है ना। ये मेरे पास इस तरीके से डिस्कशन आ गया, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आप सर्किट यहाँ पे क्लोज करोगे इस तरीके से, तो भाई देखो सर्किट में चार्ज आएगा, वो सारी बातें सही हैं, पर ध्यान से देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है, ध्यान से पहचान पा रहे हो, ये देखो 6 और 3 दिख रहा है, 6 और 3 और 12 और 6, रेशो बताओ कितना हुआ, 2:1, 2:1। सर फिर 8 का बैड लक होगा यहाँ पर, सर 8 को कुछ नहीं मिलेगा। उस हिसाब से अगर मैं इस सर्किट को फिर से सोचूं तो मेरे पास ये जो 6 और 12 थे ये सीरीज में आ गए, यस सर, और 3 और 6 किस में आ गए, बोलो, सीरीज में आ गए। भाई 8 को कुछ नहीं मिलना है ना, तो इसको हटा दो, तो 6 और 12 तो किस में हो गए, सीरीज में, 3 और 6 किस में हो गए, सीरीज में, और इनका जो कॉम्बो आएगा वो आपस में किस में हो जाएगा, सर पैरेलल में। सर ऐसा करके क्या मैं यहाँ पे ये जो लूप है इस पूरे लूप को हटा सकता हूँ एक सिंगल कैपेसिटर से, हाँ सर। तो ज़रा देखा जाओ सिंगल कैपेसिटर कितने का आएगा, ज़रा देखें भाई, देखो यहाँ पे 6 और 12, अब तो हमें याद भी हो गया, 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12 से आपके पास 4 आएगा, 6 × 3 से कितना आएगा 2, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो ये 6 हो गया। तो एक तरीके से जो ब्रांच आपने ऊपर बनाई, जो ये पिंक से बनाया था, ये सारा का सारा आपका 6 से रिप्लेस हो गया। तो आप अगर सर्किट बनाना चाहो दोबारा तो सर्किट को इस तरीके से आ जाएगा, है ना। देखा जाए सर्किट कैसा बनेगा यहाँ पर, तो सर ये पूरी ब्रांच अगर आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो किससे, सर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ, सर आप इस टर्म को, अब ये फोटोग्राफ है तो आपका वो तो नहीं इरेज होगा, तो सबको पता है कि ये जो 6 और 3 वाला टर्म था पूरा 6 आ गया। फिर देखो अगर ये पूरा 6 आपके पास आया, ये वाला पूरा टर्म आपके पास 6 आता है, तो 6 और 18 का रेशियो बताओ, 6 और 18 का रेशियो कितना होगा, 6 और 18 का रेशियो बोलो, ये पूरा 6 है अगर तो 6 और 18 का रेशियो हो जाएगा 1:3, और इधर फिर से 1:3, 3:9। तो अब आपके पास 10 भी आपको हटाना पड़ेगा। तो सर्किट में जो 8 और 10 थे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के चलते आपके सर्किट में किसी काम के नहीं रह गए। अब सर्किट में मैं अगर बात करूं तो कुल मिला के ये 18 का हुआ, इसके आगे वाला 6 का हुआ था, सर आपने भी बताया था, बीच में आपके पास 10 है जो कि यूज़ में नहीं आएगा, और उसके आगे आपके पास बच्चे 9 है और 3 है ना, और इसके आगे, और ये वाला जो था वो आपने 8 का लिया था, और सेल आपको लगाना है। तो अब आपको क्लैरिटी है भाई, यहाँ पे 6 और 3 किस में हो जाएंगे, सर सीरीज़ में। तो 6 और 3 का सीरीज़ में अगर मैं बनाऊँ तो ये 3 बना, 18 और 9 आपस में किस में हो गए, सर सीरीज़ में, और इनका जो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन था 18 और 9 के साथ, वो आपस में किस में हो गया, पैरेलल में। तो 6 और 3 अगर पूछा जाए तो कितना बनेगा 2, 18 और 9 अगर आप सॉल्व करिए देखिए कितना बनेगा, 18 × 9 डिवाइड बाय 18 + 9, तो 2 पैरेलल में आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 27, 3 और 6। तो ये जो मेरे पास पूरी ब्रांच थी, दिख रही ना, ये पूरा जो ग्रुप है, सब शैतान कैप्सर यहाँ बैठे हैं, सबको भगा सकते हो किससे, एक सिंगल कैप्सर से। कितने का सर, 2 और 6 कितना हो गया सर, यहाँ पे 8 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेल था उसके आगे एक 8 था, उसके आगे एक 8 और था, और सेल था, बस अब 2 ही लोग बचे, और 8 और 8 तो साफ साफ दिख रहा है ना किस में आ जाएंगे, सर सीरीज़ में आ जाएंगे। तो सी इफेक्टिव 8 और 8 से कितना हो जाएगा सर, सीरीज़ में 8 × 8 डिवाइड बाय 8 + 8, और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। तो अब आपके पास 12 वोल्ट का सेल और उसके आगे एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, दैट्स इट। तो कितना चार्ज लेगा बोलो, तो सी इफेक्टिव, ओके,
सी इफेक्टिव 8 और 8 का 4 आ गया, तो सी इफेक्टिव इंटू डेल्टा वी 12 इंटू 4, आपका वैल्यू कितना आ गया 48 माइक्रोकूलम। तो ये जैसे आपने पूरी एक ब्रांच बनाई थी, इस ब्रांच को जैसे क्लोज करोगे ये कहेगा भाई मैं आपको 48 माइक्रोकूलम चार्ज दूंगा, ठीक है। फिर वो चार्ज आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अलग बात है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी हम सीख सकते हैं पर आगे के पार्ट्स में। तो हमने जो पॉइंट्स कवर किए वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज कवर किया है। शर्त है ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा भाई। पहली शर्त तो देखो देखने में ये है कि x और y बराबर कर दो तो C1/C2 इफ x इक्वल टू y देन C1/C2 इक्वल टू C3/C4, और अगर उल्टा पढ़ो C1/C2 इक्वल टू C3/C4 तो x मस्ट बी इक्वल टू y। ये मैंने आपको कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है। तो प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। इट इज सिंपल कंडीशन अगर ऐसे 5 कैप्सर का मेरे साथ ग्रुप बनता है, एक कंडीशन बनती है तो सॉल्व करना ईजी होगा, ओके।